नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखो यार, पेपर 5, 6, पेपर 1 to 4 मैक्सिमम चीजें हमने आपकी कवर कर दी हैं। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो आपके साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर करेंगे। देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर के बच्चे खूब पढ़ के गए थे लेकिन क्वेश्चंस एक भी नहीं आए, तो लोगों ने इस बार भी नजरअंदाज कर दिया होगा। लेकिन आपको बता दिया जाए, देखो मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह क्या है ना, ये काफी आसान होता है, बेहद आसान होता है इस पर लिखना। इसकी घटनाक्रम वगैरह काफी बेहतरीन होती हैं और काफी रोचक भी होती हैं, इसलिए लोग इस पर आंसर्स लिखते भी हैं, इस पर ध्यान भी देते हैं पढ़ने के वक्त, चाहे प्रीलिम्स के टाइम हो। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसा एरिया है ना जहां पर आप प्रीलिम्स के टाइम पर नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यह सिलेबस में आपके है नहीं। तो अब मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के प्रश्न भी देखिए, पिछली बार नहीं पूछा गया तो लोगों ने इसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन इस बार क्या संभावना बन रही है, आप समझ रहे हो? इस बार पेपर 1 से उत्तर प्रदेश का पार्ट हटा लिया गया है, तो इस बार संभावना है 3 से 4 क्वेश्चन आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से आने की बहुत ज्यादा संभावना बन रही है। तो भाई इसको नजरअंदाज करके मत जाना। आपको यहाँ पर 2 वीडियो के माध्यम से आपको जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स है ना, या अमेरिका की क्रांति एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति है ना, औद्योगिक क्रांति, रूस की क्रांति, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ये कुछ ऐसे बेहतरीन एकदम आपके टॉपिक्स होते हैं जहां से आपके सवाल हमेशा पूछे गए हैं जब भी आपका क्वेश्चन आया है, और इससे बाहर भी नहीं जाएगा। क्योंकि आप अगर सिलेबस उठाओगे तो वहां देखोगे 16वीं से 18वीं शताब्दी, यह आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि इसके बीच में जो जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई ना, घटनाक्रम हुए, वहां से सवाल बनाए जाएंगे। तो चलो हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या है, कोशिश करेंगे कि जर्मनी के एकीकरण तक के टॉपिक्स आपके कवर करा दी जाए। एक बेहतरीन कथा कहानी के रूप में समझना है घटनाओं को, आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही रोचक विषय होता है और रोचक तरीके से इसकी घटनाक्रम अगर आप समझोगे, रिलेट करोगे, तो बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर उत्तर भी लिखना। चलो अमेरिका की क्रांति समझो यार। अमेरिका की क्रांति जब लिखने को आएगा तो यहाँ पर लिखने के लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क पहले होना चाहिए, किस आधार पर पढ़नी है। ये पहले पढ़ना है कि आखिर ये क्रांति हुई क्यों, फिर क्रांति होगी, क्रांति के बाद जब लोग क्रांति के बाद यहाँ से औपनिवेशिक आजादी मिल जाएगी, और औपनिवेशिक आजादी के बाद जब अपना संविधान बनाने की ओर जाएंगे तो वहां पर जब विवाद पैदा होगा तो वहां से अमेरिका एक गृह युद्ध की ओर जाएगा, और गृह युद्ध से जाने के बाद फिर वहां पर क्या स्थिति बनती है ना, और किस तरीके से वहां फिर अंततः दास प्रथा कैसे उन्मूलन होता है दास प्रथा का। ये सारी चीजें ही आपको अमेरिका की क्रांति के क्रम में पढ़नी होती हैं। ये हो गया आपका एक आउटलाइन हो गई मोटी मोटी, क्या पढ़ना है इसके भीतर। अब हम समझते हैं कि अमेरिकन क्रांति पहले आपको पता होना चाहिए कि हुई क्यों। एक प्रश्न बनेगा कारण पर, कारण आपको समझने हैं तो भाई क्यों होती है। देखो अमेरिका क्या होता है, ब्रिटेन का एक उपनिवेश होता है, उपनिवेश होता है। धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ के जो ब्रिटिश मूल के लोग जो होते हैं ना, वही यहाँ रह रहे होते हैं ना, शासन भी यही कर रहे होते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि अमेरिका, वो अपने आप को क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यहाँ के संसाधनों का प्रयोग हम ही करें, ना कि यहाँ औपनिवेशिक शासक आए यहाँ पर और वह यहाँ से संसाधनों को लेकर अपने यहाँ मातृ देश में लेकर जाए। तो इसका यहाँ पर विरोध होना शुरू हो जाता है। इसके चलते ही अमेरिकन क्रांति का एक तरीके से यहाँ पर उद्भव होता है। कारण आप समझ रहे हो, कारण यही था कि यहाँ ब्रिटिश मूल के जो व्यक्ति थे ना, इनके द्वारा ही क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है। और सामाजिक संरचना किसी जगह की समझनी है ना, तो जैसे देखो क्रांति का जो नेतृत्व होगा शुरू में मध्य वर्ग के पास होगा, और सहायक भूमिका में निम्न वर्ग भी रहेगा, क्योंकि संसाधनों का प्रयोग जो है ज्यादातर किसके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा ही किया जाता था। ये क्या करते थे, ये तो इनकी मेहनत पर खाते थे। और दास क्या करते थे, दास के पास कोई भूमि अधिकार जैसी चीजें थी नहीं, तो खाई क्यों क्रांति करेगा। इसलिए ना तो दास न कुलीन वर्ग दिखेगा अमेरिकन क्रांति में, दिखेगा कौन, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। यहाँ से आप पृष्ठभूमि समझ गए कि क्रांति की शुरुआत हुई कैसे, क्यों हो रही थी। बात आती है कारणों पर लिखने को, जब प्रश्न आएगा तो कारण आपको लिखने किस तरीके से हैं। लिखने देखो उसी तरीके से, कैसे, एक अमेरिकन पूंजीवाद और दूसरा ब्रिटिश वाणिज्यवाद, ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ये कहते हैं भाई उपनिवेश का उपयोग जो है मातृ देश के हित में होता है ना, आप ये जानते हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, जो यहाँ से कानून कठोरता पूर्वक लागू किए जाएंगे, इनका विरोध किया जाएगा। इनका विरोध किसके द्वारा होगा, अमेरिकन पूंजीवादी पूंजीपति लोगों के द्वारा। पूंजीपति में कौन आते थे वहां पर, अभी मध्य वर्ग और निम्न वर्ग को ही आप समझ लीजिए पूंजीवाद के अंतर्गत, है ना। तो इसका विरोध जब किया जाएगा तो पहला कारण तो यही दिखाई देगा कि ब्रिटिश वाणिज्यवाद नीति के विरुद्ध खड़े होंगे यहाँ पर लोग। दूसरा आप बताओगे कि राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पर लोगों के अंदर जग रही थी, है ना, ये भी बता दिया गया आपको। तीसरा देखो मध्य वर्ग, मध्य वर्ग के वर्गीय हित प्रभावित हो रहे थे। फिर प्रबोधन, इसके पहले जो प्रबोधन का काल था उसका प्रभाव भी दिखाई देगा यहाँ पर। यहाँ जो विचारक होंगे वो विचारक भी कहीं ना कहीं आग में घी डालने का कार्य करेंगे। किसी भी क्रांति के आप उद्भव या कारण में जाइए ना, तो एक विचारक वाला पॉइंट अक्सर आप डालने की कोशिश किया कीजिए कि ये आग में घी डालने का एक तरीके से कार्य करते थे। यहाँ आग में घी डालने का नहीं, यहाँ है राष्ट्रवाद को एक तरीके से अगर बढ़ाना है ना, विस्तार देना है, तो इनके द्वारा जो दिए गए नारे वगैरह होते थे इनका प्रयोग किया जाता था राष्ट्रवादियों के द्वारा। कहीं भी भारत के संदर्भ में राष्ट्रवाद में देखोगे वहां भी ये चीजें नजर आएंगे। फिर आप बताओगे संवैधानिक दृष्टिकोण में टकराहट दिखाई देती है। जैसे जो ब्रिटिश संसद के नियम जो थे लागू होते थे और प्राकृतिक नियम, इनमें सदैव टकराहट दिखती थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाता था वो ब्रिटेन में अलग तरीके से लागू होता था, अमेरिका में अलग तरीके से लागू होता था। तो लोग विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे इसका। फिर सप्तवर्षीय युद्ध, या जब आप कर्नाटक युद्ध पढ़ते हो, जब भारत के विषय में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हो, वहां कर्नाटका युद्ध पढ़ते हो, उसमें सप्तवर्षीय युद्ध आप जानते हो कि एक कारण के रूप में जाना जाता है ना, एक युद्ध का। और वही सप्तवर्षीय युद्ध को देखना है तो कनाडा के साथ में देखो, ये देखो अमेरिका था आपका, लोकेशन समझिए अमेरिका की, यह आपका अमेरिका था, है ना, जो ब्रिटिश उपनिवेश था। इसके ऊपर कनाडा था। कनाडा में क्या होता है, फ्रांस फ्रांस जो होता है यह फ्रांस का उपनिवेश होता है। लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध होता है तो फ्रांस यहाँ पर पराजित होता है,
और फ्रांस पराजित होता है तो कनाडा से क्या होता है, फ्रांस बाहर हो जाता है और यह अब ब्रिटेन के पास में आ जाता है। तो यहाँ से एक भय खत्म हो गया कि कहीं फ्रांस कहीं ऐसा ना हो आगे भविष्य में ब्रिटेन की ओर अपना विस्तार कर ले। अब जो यहाँ पर भरपाई करने की यहाँ पर आर्थिक क्षति होगी, भाई युद्ध हुआ है तो आर्थिक क्षति हुई होगी, और इस आर्थिक क्षति की भरपाई अब ब्रिटेन कहाँ से करेगा, अपने बगल के उपनिवेश से करेगा, और इस कारण से यहाँ में क्या, यहाँ की जनता में विरोध होगा। तो यह कारण आपको समझ में आ रहा है कि क्रांति आखिर पैदा कैसे हो रही थी अमेरिका में। फिर सबसे महत्वपूर्ण है जो तत्कालिक कारण, यह तत्कालिक कारण जरूर बताना है। तत्कालिक कारण में देखो दो तीन चीजें आप जानते होंगे, घटनाएं सुनी होंगी आपने यदि आप परिचित हो गए अमेरिकन क्रांति से। एक यहाँ का स्लोगन आपने सुन रखा होगा, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हम कर नहीं देंगे। यही प्रतिनिधित्व विस्तार की बात तुम देखते हो नरमपंथी जो हमारे आंदोलन होता है वो भी करते हैं कि हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ भारतीयों का, और इस तरीके की नीति कभी नहीं लागू करते थे। उपनिवेशों में क्यों प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, भाई प्रतिनिधित्व देंगे तो उपनिवेश हित बाधित होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर मांग की जाएगी कि हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ाइए तभी हम कर देंगे, हम पर कोई कर व्यवस्था मत लागू कीजिए। एक यह स्लोगन सुनते हैं। फिर आप बोस्टन टी पार्टी, यह क्या है देखो भी समझाया जाएगा, यह सारी तत्कालिक कारणों में आपको दिखाई देंगे। जब ग्रेनविल की सरकार आती है, कठोर कानून लागू करती है, तो वहां पर लोगों के द्वारा नारा दिया जाता है कि हम प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हम कर नहीं देंगे। चलो भाई ठीक है। इसके बाद होता क्या है, आगे सरकारें बदलती हैं, है ना, कर व्यवस्था को कमजोर थोड़ा किया जाता है, ढीला किया जाता है, लेकिन आपको ये कुछ याद नहीं करना है, कहानी बताई जा रही है। कर व्यवस्था को कमजोर किया जाता है, फिर जो नॉर्थ की सरकार आती है वो कहती है हम केवल चाय पर कर लेंगे, तो इसका भी विरोध होगा। यहां पर ही घटना जो होती है बोस्टन टी पार्टी, टी पार्टी समझ में आया क्यों, क्योंकि केवल चाय पर ही कर लगाया गया था, लेकिन वह भी विरोध करने के लिए बोस्टन टी पार्टी घटना होती है। यहां से जुलाई 1776 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी जाती है। अब यहाँ पे अमेरिका के द्वारा स्वतंत्र, अमेरिका के लोगों के द्वारा जो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, तो अब अमेरिकन सेना और ब्रिटिश सेना ये दोनों आमने सामने होंगी, और इसमें क्या होता है, ब्रिटिश सेना की पराजय हो जाती है। यहीं से क्या होता है, 1783 के आसपास तक जाते हुए जब संघर्ष करते हुए अमेरिका को क्या होती है, आजादी मिल जाती है। अब आजादी की घटना पूरी समझ में आ गई होगी, कारण आपको समझ में आ गए होंगे, तत्कालिक कारणों से हमने रिलेट करके कनेक्ट कर दिया, आखिरी तक ले गए हम कि कैसे आजाद हुआ अमेरिका। बात होती है अब आजादी हो गई, लेकिन पूछा जाता है कि भाई पराजय हुई क्यों, इसके कारण क्या थे। एक तो ब्रिटेन ने क्या किया, इसको बहुत कम गंभीरता से लिया, दूसरी भौगोलिक दूरी भी इसकी अधिक थी, और एक एक कुशल नेतृत्वकर्ता इनके पास था, कौन, वाशिंगटन। ये कुछ कारण है जिनके कारण अमेरिका की क्या हुई, विजय हुई या ब्रिटेन की पराजय हुई। और देखो फ्रांसीसी जो कनाडा से बाहर हुए थे ना सप्तवर्षीय युद्ध के बाद से, उन्होंने क्या हुआ, फ्रांसीसी सेना का यहाँ पर सहयोग भी मिलता है, यह भी एक कारण के रूप में देखना चाहिए। और जो लोगों के बीच उत्साह था वो तो था ही। फिर आप बताओगे कि भाई अमेरिकी क्रांति का एक महत्व के रूप में अगर प्रश्न पूछा जाए, इस क्रांति का अगर क्रांति के रूप में क्रांति हुई अमेरिका में, आजाद हुआ, तो इसका महत्व किस रूप में देखा जाता है। पहले तो औपनिवेशिक मुक्ति के रूप में, यानी कि उपनिवेशों में मुक्ति की आवाज और तेज होगी इसके बाद से। फिर वैश्विक भाग्य निर्धारक राष्ट्र का उद्भव होता है यहाँ से, है ना। आज सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में विश्व में कौन जाना जाता है, अमेरिका, है ना, तो उसके रूप में भी देखा जा सकता है इस क्रांति के महत्व को। और पहला लिखित संविधान किसका था, अमेरिका का ही था अपने। और जब राजतंत्र का दौर चल रहा था, जगह जगह पर ब्रिटेन अपने उपनिवेश बना रहा था, तब सोचो कि अमेरिका में गणतंत्र का विकास हो रहा था, इस रूप में भी महत्व देखना चाहिए इसका। और संघात्मक जो ढांचे का विकास है ना, उसकी शुरुआत भी यहाँ से ही देखी जाती है ना। और फ्रांस की जो क्रांति होती है ना, यहाँ पर जो फ्रांसीसी सैनिक रहते हैं ना, जो सहयोगी की भूमिका में रहते हैं, इनको भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति जब आप देखोगे तो वहां की पृष्ठभूमि भी यहाँ से नजर आएगी, है ना। जो सैन्य शासन वहां पर एक तरीके से विद्रोह होगा, सैन्य विद्रोह भी शामिल होगा फ्रांस की क्रांति में, तो वो उनको एक तरीके से ये ऊर्जा कहाँ से मिली थी, सबसे पहली ऊर्जा जो उनको मिली थी ये अमेरिकी क्रांति से ही मिली थी। तो इस रूप में इसके महत्व को देखना चाहिए। अब देखो आपको बताया था आजादी मिल जाएगी, अब ये लोग संविधान के लिए बैठेंगे। भाई संविधान पे मुद्दे क्या होंगे इनके सामने, संविधान में कहेंगे धनी वर्ग और किसान वर्ग ये दोनों आमने सामने बैठे होंगे। धनी वर्ग चाहेगा तीन तरीके के, देखो तीन मुद्दे होंगे इनके सामने, एक धनी वर्ग कृषक का मुद्दा, एक बड़े राज्य और छोटे राज्यों के बीच टकराहट होगी, तीसरी होगी उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र, है ना, एक अमेरिका पहले आप समझो यह अमेरिका है, तीसरी होगी जो उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है और दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है, यहाँ को लेकर। अब क्या क्या मुद्दे थे, पहला जो धनी वर्ग और किसान वर्ग के बीच मुद्दा था, यह था कि धनी वर्ग चाहता था कि शक्तिशाली संघ बने, वहीं कृषक क्या चाहेगा, प्रजातांत्रिक शासन हो, है ना। बड़े राज्य क्या चाहेंगे, बड़े राज्य चाहेंगे कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, छोटे राज्य कहेंगे यार राज्यों की समानता रखो, जनसंख्या के आधार पर रखोगे तुम्हारा प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप हमारे भारत में देख लो ना, उत्तर प्रदेश के कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, और कोई छोटा राज्य उसकी लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो यह डर था छोटे राज्यों का। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जानते हो किस बिंदु पर टकराएंगे, दासों को लेकर के। देखो इनकी जो भौगोलिक संरचना है ना, उनके आधार पर ही आप समझ सकते हो कि दासों को लेकर क्या विवाद था। उत्तरी अमेरिका में क्या था, दास व्यवस्था का विरोध किया था सदैव, और दक्षिण अमेरिका में क्या था, यहाँ वहां पर ऐसी व्यवस्था ही थी, बागवानी कृषि पर मान लीजिए, यहाँ पर बागवानी कृषि पर निर्भरता थी ज्यादातर जनसंख्या की। अब बागवानी कृषि के लिए चाहिए होते थे दास, तो इसलिए ये चाहेंगे कि दास व्यवस्था बनी रहे। तो संविधान का निर्माण क्या होगा, इन्हीं तीन टकराहट के साथ या इन्हीं तीन मुद्दों के साथ समाधान खोजते हुए संविधान का निर्माण होगा। इसके लिए बैठेगी फिलाडेल्फिया कांग्रेस, है ना। फिलाडेल्फिया कांग्रेस में पहले बात की जाएगी कि हम शक्तिशाली संघ की स्थापना करेंगे, लेकिन इसके बाद कुछ इसमें प्रजातांत्रिक मूल्य भी, इसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों को भी शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों को बराबर संतुलन साधने की कोशिश की गई। फिर
इनमें दोनों में बड़े राज्यों छोटे राज्यों में संतुलन कैसे साधा? जो आपका उच्च सदन रहेगा जिसको सीनेट के रूप में जाना जाता है, इसमें राज्यों की समानता का सिद्धांत रहेगा, है ना, सबको दो दो सीटें मिली हुई है सीनेट में। और फिर निम्न सदन जो बनेगा आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, इसमें जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होगा। तो यहाँ पे चाहे छोटे राज्य हो चाहे बड़े राज्य हो, दोनों की बात मान ली गई। तीसरी आई दास को लेकर। अब देखो यार, दास को लेकर जो गणना की गई ना, उसमें बोला गया कि 5 दास जो है 3 स्वतंत्र नागरिक के बराबर होगा। यहाँ बताओ यार, दास की आपने वैल्यू कम कर दी कि नहीं कर दी? एक दास एक नागरिक के बराबर रखो ना, दास की वैल्यू कम क्यों कर दी आपने? इसी आधार पर यहाँ पर क्या है, आगे विद्रोह किया जाएगा किसके द्वारा? दक्षिण के जो अमेरिकी राज्य होंगे उनके द्वारा। और यहाँ से ही गृह युद्ध की पृष्ठभूमि बनेगी। अब गृह युद्ध की पृष्ठभूमि जो बनेगी उसमें पहले तो दास व्यवस्था को लेकर आप समझो कि इनका तर्क क्या था उत्तर और दक्षिणी राज्यों का। उत्तर वाले जो थे नैतिक पक्ष के आधार पर कहते थे कि यह गलत है, मानवाधिकारों के विरुद्ध है। वहीं दक्षिण वाले क्या कहते थे? कहते थे बाइबल से इसको समर्थन दिया गया है, यानी कि वाणिज्यिक रूप से यह लोग जब वहां पर जरूरी हो जाता है तो वहां पर इस तरीके की व्यवस्था का प्रयोग किया जा सकता है। फिर आर्थिक पक्ष अगर दोनों बताएंगे तो आर्थिक पक्ष पर क्या है, पूंजीवाद में क्या है, स्वतंत्र श्रम सिद्धांत की बात की गई है। तो स्वतंत्र श्रम सिद्धांत के अंतर्गत कहीं भी दास प्रथा नहीं आती है। और साउथ वाले क्या कहते थे? साउथ वाले का मतलब ये समझो, साउथ अमेरिकी वाले, वो कहते थे कि दास जो है हमारे लिए अपरिहार्य है, बागवानी कृषि के लिए दास को टाला नहीं जा सकता, दास प्रथा को। सर संवैधानिक पक्ष अगर देखोगे तो संवैधानिक पक्ष में देखिए, इस तरीके से जब संविधान बनता है तो ये कहा जाता है कि जब आगे भविष्य में जितना हो गया, अभी निर्माण हो गया है, जहां तक संविधान निर्माण, आगे अगर किसी राज्य को भी शामिल किया जाता है अमेरिकी संविधान में, तो पश्चिम की ओर इसके विस्तार को लेकर थी। नॉर्थ वाले कहते थे स्वतंत्र रूप से होना चाहिए शामिल हुआ, वहीं दक्षिण वाले क्या कहते थे कि वह दास राज्य के रूप में होना चाहिए। इस मामले में ही गृह युद्ध आगे बढ़ता है, जब पहली बार जब मिसौरी समझौता होता है। मिसौरी समझौते के बाद ही तय होता है कि आगे जब विलय होगा वो स्वतंत्र राज्य के रूप में होगा। यहां से क्या होगा, दक्षिण के राज्य होंगे उनमें यह भय पैदा हो जाएगा, है ना। फिर कैलिफोर्निया जब विलय होगा, यहां पर विवाद शुरू होगा। और कैलिफोर्निया विवाद को ही आग दी किसने? टॉम अंकल की जो कुटिया और साइलेंट स्प्रिंग जैसी जो पुस्तकें आई ना, इन्होंने इसकी भावना को और बढ़ा दिया, है ना। उत्तरी राज्य में जो दास विरोधी एक तरीके से आंदोलन हुए ना, उनमें और आग डालने का, घी में आग डालने का काम किया। अब बात आती है फिर इसके बाद में अब्राहम लिंकन का। आप समझिए, जैसे निर्वाचन होता है वहां पर अमेरिका में, जैसे अब्राहम लिंकन को राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है, और चुनने के बाद अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट आ जाता है। क्या कहते हैं? अपने आप में जो बटा हुआ घर होता है वह कभी खड़ा नहीं रह सकता। मेरा विश्वास है कि यह सरकार आधी गुलाम आधी आजाद स्थायी रूप से टिक नहीं सकती। इस आधार पर समझ रहे हो क्या, किस आधार पर इनका स्टेटमेंट था? इन्होंने क्या किया था, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में जैसे आधा घर इन्होंने, आधा गुलाम आधी आजादी। आधा गुलाम मतलब क्या है, आधी आधी जो साउथ में है, जो है आपकी आपकी दास दास व्यवस्था है मौजूद है, तो यह आधी गुलाम के रूप में इन्होंने बताया। और आधा आजाद मतलब नॉर्थ का जो क्षेत्र था। अब इन्होंने बोला कि इस तरीके की व्यवस्था कभी भी क्या है, एक राष्ट्र को आपके मजबूत नहीं कर सकती है। तो इनका व्यक्तिगत रूप से यह मान्यता थी कि दास प्रथा खत्म होनी चाहिए। अब इस आधार पर जो साउथ के आपके साउथ अमेरिका के होंगे, स्टेट्स होंगे, उनके बीच भय पैदा होगा कि नहीं होगा? वो चाहेंगे कि यार अब हम अलग होंगे, नहीं तो अब पूरा का पूरा नॉर्थ साउथ एक होगा तो दास प्रथा को तो खत्म कर देंगे। तो इस आधार पर क्या होगा, इनके राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले ही दक्षिण कैरोलिना ने क्या किया, पृथक कर लिया अपने आप को। और आगे 11 राज्य पृथक होकर क्या होते हैं, वहां पर राष्ट्रपति आपके जेफरसन बन जाते हैं। ये तो घटनाक्रम हो गया। घटनाक्रम आपको समझाया जा रहा है गृह युद्ध कैसे आगे बढ़ता है। अब गृह युद्ध समझ में आया होगा तो अब्राहम लिंकन का योगदान देखना है। अमेरिका टूटा तो नहीं, अमेरिका आगे यूनाइट हुआ, और उसमें अब्राहम लिंकन का योगदान किस तरीके से देखा जाता है गृह युद्ध को समाप्त करने के संदर्भ में, यह समझना है। इसमें आपके पास बेहतरीन इंट्रो हो सकता है कि जैसे देखो, रूजवेल्ट के बिना आर्थिक मंदी का इतिहास, चर्चिल के बिना द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास, है ना, वैसे ही अब्राहम लिंकन के बिना दास प्रथा और गृह युद्ध का इतिहास अधूरा है। तो इस तरीके का इंट्रो डालिएगा जब भी गृह युद्ध पर आए लिखने को, या मान लीजिए आर्थिक मंदी पर लिखने को आ रहा है, तब भी आप इसको स्टेटमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन के रूप में। या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपको लिखना हो तब भी यूज कर सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि भाई क्यों इस तरीके से अब्राहम लिंकन के योगदान को समझा जाता है, उनका मूल्यांकन यदि करना है। मूल्यांकन करने बैठोगे तो पहले अब्राहम लिंकन की आप बताओ व्यक्तिगत मान्यताएं की थी, फिर व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर देखोगे आप, मूल्यांकन करने के संदर्भ में पाओगे कि उन्होंने उनसे समझौता करते हुए क्या राष्ट्र को सदैव सर्वोपरि रखा। यहां पर समझो, व्यक्तिगत मान्यताएं इनकी थी संघ की संप्रभुता के विचार, है ना। जो संघ की संप्रभुता की बात करते थे, ये कहते थे अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ होना चाहिए। अब भाई देखा जाए तो व्यक्तिगत रूप से इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वहां से क्लियर होता है कि दास व्यवस्था के विरोधी थे। लेकिन इनका जब मूल्यांकन करने बैठोगे ना, तब बताओगे कि व्यक्तिगत विचारों को इन्होंने किनारे रख दिया। क्यों किनारे रखा? क्योंकि संघ की रक्षा जो है जरूरी है। अगर इन विचारों को लागू किया जाता है, थोपा जाएगा दक्षिण में, तो यह क्या है, अमेरिका के टूटने का डर रहेगा। और अमेरिकी संघ बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। तो गृह युद्ध को लेकर इन्होंने क्या किया, संघ की रक्षा को लेकर लड़ा था। गृह युद्ध जो लड़ा था वो संघ की रक्षा को लेकर लड़ा था, ना कि दास प्रथा के उन्मूलन पर। इसीलिए वह दक्षिण के लोगों को समझा पाने में समर्थ हुए थे। अब गृह युद्ध का प्रभाव क्या रहेगा, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका राज्यों को क्या है, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण के रूप में देखा जाएगा, है ना। जैसे गृह युद्ध के प्रभाव के रूप में जाना जाएगा, तो उत्तर के लोग दक्षिण, दक्षिण के लोग उत्तर के लोगों से परिचित होंगे, वहां की संस्कृति से परिचित होंगे। तो यह कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाएगा यहाँ के लोगों के एकीकरण में। आधुनिकीकरण कैसे, अमेरिका बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आता है इसके बाद। और देखो संविधान में क्या है, यह संशोधन किए गए, जिसके बाद ही यह जो उत्तर और दक्षिण का जो मतभेद था ना, यह खत्म हुआ। कैसे? जो 13वां संविधान संशोधन किया गया वह दास प्रथा के रूप में किया गया, दास प्रथा खत्म कर दी गई यहाँ से। अब एक बात बताओ यार,
सूफी संत भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ते थे, वहां आप पढ़ते थे कि लगातार ये जो है वर्तमान में मौजूद जो कुरीतियां थी उनके चोट करते थे, उन पर चोट करते थे, लेकिन असफल क्यों हुए? क्योंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे पाए। अब केवल 13वां संविधान संशोधन करके दास प्रथा को खत्म कर देते तो यहाँ से क्या दास प्रथा का अंत हो जाता? बल्कि और बड़ी चुनौती आ जाती ना, जो दासों से खत्म, उनके पास भूमि नहीं थी, है ना, वो तो और बुरी स्थिति में आ जाते। तो इसीलिए 14वां संविधान संशोधन जरूरी था। इनको राजनीतिक अधिकार दिए गए। और 15वां क्या था? इनको नागरिक अधिकार, कुछ सिटीजन राइट्स भी दिए गए, क्योंकि सभी के साथ एक समान व्यवहार करना है। पहले जैसी व्यवस्था नहीं करनी ना कि 5 दास बराबर 3 नागरिक, तो सभी को एक समान नागरिक अधिकार दिए गए। 13वां, 14वां, 15वां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी गृह युद्ध पर लिखिए। अब बात आती है यार वास्तविक आजादी कब मिली इनको? वास्तव के रूप में देखा जाए तो 100 साल बाद क्या होता है, सिविल राइट्स जब आंदोलन होते हैं ना, तब जाकर इनको वास्तविक आजादी मिलती है। अब बताओ, अमेरिका की क्रांति आई समझ में? बढ़िया से पूरी कथा कहानी क्लियर हो गई होगी। कारण के स्तर पर, गृह युद्ध के स्तर पर, अब्राहम लिंकन के स्तर पर, 3 स्तर पर सवाल बनते हैं, तीनों स्तर पर आप बढ़िया स्थिति में होंगे अब लिखने की। अगली कौन सी क्रांति देखेंगे? अगली हम देखेंगे फ्रांस की क्रांति। यहाँ पर देखिए किस रूप में इसको समझना है। फ्रांस की क्रांति के पहले हम कारणों को समझेंगे, आखिर क्या कारण रहे, फिर हम देखेंगे किन किन स्वरूपों में यह दिखाई देती है ना, और इन स्वरूपों को ही समझकर हम फ्रांस की क्रांति को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रांस देखिए, फ्रांस में क्या था? फ्रांस में जो था आपके 1789 पहले यूरोप के समकक्ष जो है सदैव 4 प्रश्न रहते थे। कौन के? राजतंत्र और कुलीन वर्ग के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच, और कुलीन और मध्य वर्ग के बीच। तो ये जो तीनों प्रश्न थे ना, जो अनसुलझे प्रश्न थे 1789 के पहले थे यूरोप में, ये तीनों प्रश्नों का समाधान फ्रांस की क्रांति से मिल जाएगा। लेकिन एक प्रश्न नहीं मिलेगा, कौन सा? मध्य वर्ग और निम्न वर्ग वाला। क्योंकि यहाँ पर निम्न वर्ग पिसेगा, और निम्न वर्ग जो पिसेगा, जब श्रमिक अकेला रह जाएगा, बाकी जब जब ऊपर वाले सभी वर्ग है ना, इनके जैसे उद्देश्यों की पूर्ति होती जाएगी, ये क्या होगा, ये हटते जाएंगे, हटते जाएंगे तो क्रांति खत्म होती जाएगी, है ना। अब क्या होगा, जब निम्न वर्ग बचेगा, यहाँ पर श्रमिक वर्ग होगा, श्रमिक वर्ग अकेला छूट जाएगा। अब यही क्या होगा, श्रमिक वर्ग से सीख लेगा, यहाँ की क्रांति से ही सीख लेगा रूस, और वहां पर रूस की जो क्रांति होगी वह श्रमिक यहाँ पर नेतृत्व करेगा। तो इस तरीके से देखो हम समझेंगे जब फ्रांस की क्रांति को समझेंगे। अब फ्रांस की क्रांति के आपको कारणों पर एक प्रश्न बनता है, सीधा सीधा देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह कारणों पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कारण किस बेस पर आपको लिखने होते हैं? देखो, कारण पहला आपको बताना है वहां का समाज। वहां का समाज कैसा था? जैसे आपने अमेरिका समाज देखा ना, वैसे यहाँ पर भी था। एक विशेषाधिकार वर्ग था, एक विशेषाधिकार विहीन वर्ग था। देखो, विशेषाधिकार वर्ग के भीतर क्या होता था? पादरी वर्ग जो आपका है, एक तो राजतंत्र था, है ना। राजतंत्र के बाद में जो सामाजिक संरचना देखनी है, उसमें 4 वर्ग थे आपके, एक पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था, मध्य वर्ग था और किसान था। देखो, पादरी वर्ग क्या था, इसको राजकीय करों से मुक्त रखा गया था, ठीक। और यह टाइथ नामक जो कर था, इसकी वसूली करते थे जनता से। जनता में आप समझ रहे हो, यह जो किसान वर्ग था यहाँ से। तो सबसे ज्यादा अगर आपको पूछा जाएगा कर का भोर किस कर का जो भार है वो किसके ऊपर सबसे ज्यादा होगा? किसानों के ऊपर होगा। अब बात यहाँ पर ये आएगी कि भाई कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग क्या होगा? कुलीन वर्ग जो है राजकीय कर से मुक्त रखा गया था, लेकिन उस समय का जो शासक था आपका, राजतंत्र में जो शासन कर रहा था वो था आपका लुई 14। लुई 14 के द्वारा क्या होता है, इनके विशेषाधिकारों का नियंत्रण किया जाता है। विशेषाधिकारों पर नियंत्रण जब किया जाएगा तो एक तरफ कुलीन वर्ग की लड़ाई होगी किससे? राजतंत्र के साथ। दूसरी तरफ देखो, ये कर वसूली, कर लगा रहे हैं किसके ऊपर? जनता के ऊपर नीचे लगा रहे हैं। तो एक तो जन सामान्य का विरोध का भी सामना करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ उनको राजतंत्र से भी विरोध का सामना करना, राजतंत्र का भी विरोध कर रहे थे। तो ये दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे। तो क्रांति की जो शुरुआत है एक तरीके से विरोध करना शुरू करेंगे राजतंत्र का, वो ये कुलीन वर्ग ही शुरू करेंगे। कारण आप समझ गए होंगे, है ना। लुई 14 की जो पॉलिसीज रही उसके कारण विरोध शुरू होता है। लेकिन आगे क्रांति का जो नेतृत्व है वो किसके हाथ में रहेगा? मध्य वर्ग के हाथ में रहेगा। क्योंकि देखो, आर्थिक प्रभाव भले ही इनका ठीक ठाक हो, लेकिन समाज में इनके सामाजिक अधिकारों के एक तरीके से सदैव वंचित रहते थे ये। और सबसे ज्यादा देखिए बुरी तरीके से प्रभावित था कौन सा वर्ग? किसान वर्ग। एक तो ये टाइल दे राजा को, टाइथ कर जो होता था वो पादरी को दे, और कुलीन वर्गों को भी यह कर देना पड़ता था। यह इसने सामाजिक संरचना आपने समझ ली, और सामाजिक संरचना समझकर आप समझिए कि मध्य वर्ग के द्वारा कैसे इसका नेतृत्व क्यों किया गया, और कैसे कुलीन वर्ग के द्वारा इस फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। चलो, हमने पहला कारण समझा, सामाजिक जो संरचना थी वह एक कारण था। दूसरा आर्थिक कारण जब समझोगे तो देखो यार, अमेरिका क्रांति 1776 में हो रही थी, है ना। 89 के बाद से यहाँ क्रांति की शुरुआत होती है। अब समझना, जब 76 में यह अमेरिकन क्रांति हो रही थी तो यहाँ से सप्लाई बाधित होगी। सप्लाई बाधित होगी। एक लंबे समय से क्या होता है, फ्रांस में एक समृद्धि का काल रहता है। अब समृद्धि का काल क्या होगा? लंबे समय से जो काल था वो बाधित होगा। और अब देखो, जब आपके यहाँ आर्थिक संकट पैदा होगा तो जनता जो है दोषारोपण किस पर करती है? राजतंत्र पर करती है। तो लुई 14 और लुई 15 इन पर क्या हुआ? इन पर लगातार आरोप लगाए गए। और उस समय देखो, एक तो डबल एक तरीके से और क्या हो गया, नुकसान हो गया कि फसल भी नष्ट हो गई थी। एक तो अमेरिकी वस्तुएं बाधित हो गई और फसल भी नुकसान हो गई। तो यह भी एक दूसरा आर्थिक कारण के रूप में समझना चाहिए। बुद्धिजीवी की सदैव भूमिका रहती है। कभी भी आपको डालना है तो बुद्धिजीवियों के बारे में तो डालना ही डालना है। क्रांति में, अमेरिकन क्रांति में भी देखो बताया गया था, यहाँ भी बताना है। इनके क्या होते हैं, स्लोगन्स वगैरह जो शब्द मुहावरे होते हैं ना, ये क्या क्या करते हैं, ये आग में घी डालने वाला, इनका प्रयोग करके क्या होता है, राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं को और अपनी एक उच्च गति पर ले जाया जाता है। तो इनको बताना ही। फिर आपको बताया, देखो कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग का, कुलीन वर्ग क्या है उस पर देखो लुई 14 की जो पॉलिसीज थी उनका प्रभाव पड़ेगा, यह विरोध करेगा कुलीन वर्ग, और मध्य वर्ग इस कारण से एक हो जाएंगे और राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। यह देखिए चौथा कारण बताना है। तत्कालिक क्या कारण था? तत्कालिक कारण क्या होता है? देखो 3 स्टेट्स होती थी, उसमें जो स्टेट जनरल होती थी, स्टेट जनरल की बैठक होती है। स्टेट जनरल की बैठक का मतलब ही माना जाता था कि सरकार क्या है, आर्थिक संकट पर, मतलब जो राजतंत्र है
वो आर्थिक संकट पर क्या है, अपने घुटने टेक चुका है। अब भाई ये मैसेज चला गया वहां पर फ्रांस में। अब जैसे ही मैसेज जाता है तो फिर तृतीय स्टेट की बैठक होती है, और तृतीय स्टेट की जो बैठक होती है उसके द्वारा बहिष्कार कर दिया जाता है यहाँ पर किसका, स्टेट जनरल का। स्टेट जनरल की बैठक का जैसे ही बहिष्कार किया जाएगा तो यहाँ से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है फ्रांस में। अब फ्रांस की क्रांति की शुरुआत आप समझ में आ गया होगा कहां से हुई। और फ्रांस की क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, तत्कालिक कारण के भीतर इसी को लिखना है आपको। अब क्रांति की शुरुआत हो गई, हमने क्रांति की शुरुआत करा दी यहाँ तक, ठीक। अब कारणों को अगर आपको लिखना होगा तो हमने कारण भी बता दिए, सामाजिक आर्थिक या जितने भी आप एंगल सोच सकते हो क्रांति के, वो सारे यहाँ क्लियर रूप से बता दिए गए, और वो भी कहानी के रूप में समझाया गया। क्रांति का स्वरूप किस रूप में दिखेगा, शुरुआत किसने की क्रांति की, मध्य वर्ग ने। तो क्रांति का जो स्वरूप दिखेगा शुरुआती स्तर पर किसके हाथ में रहेगा, मध्य वर्ग के हाथ में। लेकिन जैसे ही देखेगा निम्न वर्ग यार मध्य वर्ग कुछ कर ही नहीं रहा हमारे लिए, अपने केवल हित साध रहा है, तुरंत निम्न वर्ग अपने हाथ में लेगा। और यहीं से देखो जैकोबियन के बारे में सुनते हो, जैकोबियन का उदय होगा। फिर देखा जाएगा कि जैकोबियन कुछ ज्यादा ही उग्र हो रहा है, तो फिर जो आपके मध्य वर्ग हो गए दोबारा से मध्य वर्ग कहेंगे कि अब हम कुछ ऐसी टेक्निक अपनाते हैं कि हमारे हाथ में ही नेतृत्व आ जाए। तो फिर तीसरा चरण इस रूप में देखा जाएगा, फिर चौथा चरण देखेंगे। अब देखो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसी बेस पर लिखना है, और कैसे हुआ यह एक एक घटनाक्रम समझ लो। जो पहला चरण है वह 89 से 92 तक का चरण माना जाता है ना, 1789 से 92। इसमें होता क्या है, संवैधानिक राजतंत्र और मध्य वर्ग का नेतृत्व इसमें होता है, ठीक। पर एक घटनाक्रम खाली याद रखना, जो बास्टील का घटनाक्रम होता है यह सरकारी शस्त्रागार होता है। अब लोगों के द्वारा जो विद्रोह कर रहा होता है मध्य वर्ग, इसके द्वारा शस्त्रागार को लूटा जाता है, और यह एक प्रतीकात्मक रूप से माना जाता है कि हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो पहला जो क्रांति का चरण है इस रूप में शुरू हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, एक नए संविधान का निर्माण करना पड़ता है, और नए संविधान का निर्माण जो होता है उसमें जानते हो क्या शामिल किया जाता है, उसके जो प्रोविजंस है वो समझ लेना आप। यहाँ पर शक्ति के पृथक्करण को शामिल किया जाएगा और सक्रिय नागरिकों को मताधिकार दिया जाएगा। बस यहीं पर क्या होता है, निम्न वर्ग नाराज, वो कहता है भाई सक्रिय नागरिकों को मताधिकार क्यों दे रहे हो। सक्रिय नागरिक का मतलब क्या है कि हमें तो अपने मताधिकार के अधिकार से बाहर कर दिया। तो यहाँ पर विद्रोह किया जाएगा निम्न वर्ग के द्वारा। यहाँ मध्य वर्ग के हित तो साध लिए जाएंगे लेकिन निम्न वर्ग को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। पहला चरण आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरे चरण में अब क्या होगा, अब यहाँ से ही शुरू होगा उग्र गणतंत्रवाद का उदय। इसमें क्या होगा, निम्न वर्ग का नियंत्रण होगा। आप जैकोबियन समझते हो ना, टीपू सुल्तान जिसकी सदस्यता लेता है, तो वह आप समझना यहाँ से आपको द्वितीय चरण में जैकोबियन का महत्व समझ में आएगा। जैकोबियन क्या करता है, ये जनसामान्य के बीच से ही निकला हुआ व्यक्ति होता है ना, यह विचारधारा निकली हुई होती है। इसमें क्या होता है, बुर्जुआ नेतृत्व वाली सरकार से ही असंतुष्ट लोग होते हैं, और जैकोबियन को क्या है वहां पर उग्र राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर क्रांतिकारी दल जितने होते हैं ना, उन्हें जैकोबियन दल के रूप में समझिए। यह मांग क्या करेंगे, यह मांग करेंगे नए संविधान में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार की, यानी कि सभी को मताधिकार दो, जो भी वयस्क हो गए हैं ना उनको मताधिकार का राइट होना चाहिए, ठीक है। इनके द्वारा यह प्रोविजन भी कराया जाएगा, और राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की घोषणा की जाएगी। ये देखो जैकोबियन के द्वारा जो घोषणा की गई, और क्रांति का दूसरा चरण यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और जैकोबियन नेता आपको अगर कोट करना है, याद आता है तो ठीक है, रॉबस्पियर, इनके अधीन ही सरकार की स्थापना की जाती है। यह था क्रांति का दूसरा चरण। अब क्रांति की उपलब्धियां समझ में आ गई, सबको मताधिकार मिलेगा और वामपंथी विचारों को प्रोत्साहन, और सभी को काम का अधिकार, भोजन का अधिकार, जो निम्न वर्ग को चाहिए ना वो सारे अधिकार यहाँ पर दिए जाएंगे। सीमाएं कुछ इसकी वही नजर आएंगी जो क्रांतिकारी चरण की नजर आती है कि खून खून खच्चर वगैरह बहुत ज्यादा हो जाएगा यहाँ पर। चलो उसके बाद तीसरा चरण हमने देखा। तीसरे चरण में क्या है यार, उदार गणतंत्रवाद। बोला ना, मध्य वर्ग देख रहा होगा, कहेगा यार ये तो इस तरीके से हमारे संसाधनों पर एक तरीके से चोट हो सकती है, हमारे संसाधन सब निम्न वर्ग के पास चले जाएंगे। तो अब मध्य वर्ग जो है पुनः से नेतृत्व अपने हाथ में लेगा। कैसे लेगा, वह कहेगा अब एक नया, जैसे इस रॉबस्पियर का शासन समाप्त होगा वैसे कहेगा हम नए संविधान का गठन करेंगे, इसमें राजनीतिक दलों को हतोत्साहित करा जाएगा, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर कैसे, नेपोलियन बोनापार्ट आप जानते हो ना, नेपोलियन का उद्भव होता है। अब नेपोलियन के बारे में नहीं सुना है तो आपको फिर थोड़ा सोचने वाली बात है ना, नेपोलियन बारे में तो सभी जानते हैं। नेपोलियन का उद्भव कहां से होता है, देखो फ्रांस की क्रांति का तीसरा चरण समझना है। यहाँ पर नेपोलियन का उद्भव ऐसे होता है कि इसको देखो मध्य वर्ग का क्या होता है, समर्थन मिल जाता है, और यह एक तरीके से प्रजातंत्र की आड़ में देखा जाए तो तानाशाही साम्राज्यवाद का चरण माना जाता है। कौन सा, चौथा चरण आपका। चौथे चरण में कैसे नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो जाता है, देखो मध्य वर्ग चाहता है कि हम इस तरीके के क्या है, राजनीतिक हमको संरक्षण मिले। राजनीतिक संरक्षण के चलते नेपोलियन बोनापार्ट को संरक्षण देगा, क्योंकि वह नहीं चाहेगा कि द्वितीय चरण में जैसे जैकोबियन जैसा दल दोबारा कोई उदय हो, है ना। तो इस चक्कर में उसको सफलता मिलती है, और इसकी सफलता के पीछे कारण भी समझने हैं। केवल मध्य वर्ग का समर्थन ही नहीं था, उसमें स्वयं अद्भुत सैन्य प्रतिभा थी, और राष्ट्रवाद के उत्साह का उसने फायदा उठाया। तीसरी बात क्या थी कि सैन्य भर्ती उसने बड़े स्तर पर की। देखो सैन्य भर्ती करेगी, जितनी बड़ी सेना होगी उतनी बड़े स्तर पर सफलता मिलती थी, उस समय का सीधा उद्देश्य यही रहता था। और चौथी बात क्या थी, देखो बाह्य मोर्चे पर तभी आप सफल हो सकते हो जब आपके भीतर आंतरिक सुरक्षा की स्थिति हो, आंतरिक शांति हो। तो इस पर बेहतर कार्य किया उसने। आंतरिक जो है वर्ग में संघर्ष को कम किया उसने, जितने वर्ग थे उनमें सभी को बोला कि यहाँ देखो गणतांत्रिक सरकार की हम स्थापना करेंगे, और हम बाह्य मोर्चे पर फ्रांस को एक मजबूत आर्थिक शक्ति या मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे। तो इस आधार पर गणतांत्रिक सदैव आवरण में ढककर ही उसने शासन किया। ये हो गई नेपोलियन की सफलता के कारण, आपको समझ में आया होगा।
अब एक सवाल पूछा जाता है कि क्या नेपोलियन वास्तव में क्रांति का प्रतिनिधित्व कर रहा था या क्रांति का हंता था? तो दोनों में आपका फैक्ट होने चाहिए, दोनों में पॉइंट्स होने चाहिए। क्रांति का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहा था, सवाल यहाँ से आ गया। अगर तो आप बताओगे देखो यार, एक सामान्य सा आदमी अगर शासक के स्तर तक पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं माना जाएगा ना, ये क्रांति ने प्रतिभा के लिए एक रास्ता निर्मित किया। फिर आप बताओगे कई इसने सुधार किए, कई अनुकूल सुधार किए। कौन से? एक तो केंद्रीकरण की जो नीति लागू की, और लोगों की आय व्यय का जो सर्वेक्षण शुरू किया, और सामंतवाद को समाप्त किया। यह कुछ क्या थे? यह कुछ ऐसे उपाय थे जो एकाएक किसके द्वारा किए गए? नेपोलियन के द्वारा किए गए। फिर आपको बताना है सिंहासन रूढ़ जो जैकोबियन था ना, वह था, उसके रूप में जाना जाता था। कौन? नेपोलियन आपका। तो इसलिए यह एक बदलाव को क्रांति, इस बदलाव को ही क्रांति के रूप में संज्ञा दी जाती है लोगों के द्वारा जो विचारक हैं। लेकिन आपको बताना है कि यह क्रांति के रूप में ना देखकर इसको विचारों का हत्यारा किस आधार पर कहा जाता है? एक वर्ग वह भी है जो इसको क्रांति के रूप में नहीं देखता, विचारों की हत्या। क्यों? वह कहते हैं कि स्वतंत्रता की जगह इसने समानता पर बल दिया, केवल अवसर की समता पर, ना कि आर्थिक समता पर, है ना। वह क्या करता था? समानता के सिद्धांत का अनुपालन तो करता था, लेकिन स्वतंत्रता के सिद्धांत का अनुपालन नहीं करता था। कहीं ना कहीं उसके शासन में एक तानाशाही जैसे गुण दिखते थे। फिर बताओगे आप, राजतांत्रिक पद्धति थी, क्योंकि वो स्वयं को बुर्वो शासन से जोड़कर शासन करता था। जो फ्रांस में पहले से मौजूद शासन था, बुर्वो शासक का शासन था, है ना, तो उनसे जोड़कर ही वह शासन करता था। तो गणतांत्रिक, भले भले वह बोलता हो कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था की स्थापना हो रही है, लेकिन करता किस तरीके से था? जो लक्षण थे वो राजतंत्रात्मक पद्धति थी, दिखाई देती थी। और तानाशाही प्रवृत्ति आपको दिखाई, क्योंकि गुप्त पुलिस के माध्यम से क्या करता था? विरोधियों का सफाया करता था वह। और वाणिज्यिक नीति पर बल देता था, ना कि मुक्त अर्थव्यवस्था पर। तो यह सब चीजें बताती हैं यार, यह किसी भी राष्ट्र में यह क्रांति के रूप में नहीं देखना चाहिए इसको। इसे क्या है, जो अनेक विचार है ना, जो स्वतंत्र विचार हैं, उनका एक हत्यारे के रूप में इसको देखा जाता था। और रोम के पोप के साथ क्या हुआ? उसने समझौता भी किया था। यह कुछ ऐसे कारण हैं जिसके आधार पर माना जाता है कि इसके समय, जो नेपोलियन के समय जो फ्रांसीसी चौथा चरण था, उसमें क्रांति जैसी कोई संज्ञा नहीं देनी चाहिए। तो आपको देखो, तर्क भी पक्ष में विपक्ष में दोनों तरफ के आपको पता चल गया तर्क क्या क्या है। अब नेपोलियन द्वारा यूरोप में पूछा जाए आपसे क्या क्या परिवर्तन किए गए, देखो एक तो नेपोलियन कोड की है ना, इसने जो स्थापना, इसके माध्यम से आंतरिक एकता स्थापित हुई इन जगहों पर। आगे देखिए, इसमें जब इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण जैसी चीजें होंगी ना, तो उसमें नेपोलियन कोड की भी एक भूमिका आपको बतानी है, जब भी बताना है। फिर आप बताओगे विभाजित जो इटली था ना और जर्मन क्षेत्र, इसको संगठित करने का प्रयास शुरू किया। यहाँ से क्या होता है? विभाजित इटली और जर्मन क्षेत्र, उसका संगठन भी शुरू होता है नेपोलियन के कारण। और फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिक्रिया भी देखी जाती है ना। चलिए, अब ये हो गया नेपोलियन का महत्व। जो अब फ्रांस की क्रांति से जो महत्वपूर्ण चीजें थी, एक कारण के बेस पर जो पूछा जाता है, एक फ्रांस की क्रांति के स्वरूप पूछे जाते हैं अक्सर, है ना। 4 चरणों में जो फ्रांसीसी क्रांति हमें दिखाई देती है ना, और वह स्वरूप भी किस आधार पर बनाए गए? नेतृत्व के आधार पर, किसके हाथों में नेतृत्व रहता है और कैसे नेपोलियन बोनापार्ट का उद्भव होता है। तो इस आधार पर ही आपको समझना है। और नेपोलियन के साम्राज्य का विघटन क्यों होता है? तो भाई सीधा बताओ यार, क्रांति के आदर्श जो होते हैं और नेपोलियन के साम्राज्य की सच्चाई है, दोनों में विरोधाभास दिखता है। और फ्रांसीसी जो राष्ट्रवाद था, इसके विरुद्ध यूरोप में प्रतिक्रिया भी हो रही थी। और यूरोप में जब प्रतिक्रिया होगी, इस कारण नेपोलियन को विरोध का सामना करना पड़ेगा, और नेपोलियन को यूरोप से छोड़कर भागना भी पड़ा, आगे देखोगे आप। और विशिष्ट सेना जो थी, नेपोलियन के द्वारा लगातार सेना का विस्तार किया रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो, कुछ समय तक तो यह कार्य करेगा, लेकिन फिर अन्य राष्ट्रों के द्वारा भी यदि सेना का अपने विस्तार किया जाएगा तो यह विशिष्टता सेना की खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसके कारण नेपोलियन का क्या होता है? साम्राज्य का विघटन शुरू हो जाता है। चलो अब आगे देखते हैं यूरोप। इसके बाद जब विघटन होता है, नेपोलियन पराजित होता है या भाग जाता है, तो उसके बाद नेपोलियन की पराजय के साथ ही वियना कांग्रेस का गठन होता है। देखो वियना आप जानते हो ऑस्ट्रिया में है, और ऑस्ट्रिया में ही शासक था आपका, राजतंत्री शासन था, शासन व्यवस्था थी, वहां पर आपका मौजूद था मेटरनिक। अब जो भी वियना कांग्रेस में बातें कही जाएंगी ना, उसमें ज्यादातर प्रभाव किसका दिखेगा? मेटरनिक का। मेटरनिक देखो यार, तानाशाह शासक था। मेटरनिक जो है क्रांति को कभी सही नहीं मानता था। इसके विचार आप अभी आगे बताए जाएंगे, वहां से समझ में आ जाएगा कि वियना कांग्रेस के अंतर्गत प्रावधान भी क्या किए जाएंगे। कोशिश क्या की जाएगी? कोशिश यही की जाएगी कि यूरोप के मानचित्र को क्या किया जाएगा, इसमें पुनर्निर्धारण करने की कोशिश की जाएगी। देखो राजवंश परंपरा को स्थापित करने की बात की जाएगी। कैसे? फ्रांस में जो बुर्बो शासक थे ना, उनकी स्थापना की जाएगी, और लुई 18 को बिठा दिया जाएगा। लुई 18 क्या था? एक तरीके से इसकी उंगलियों पर ही काम करता था, किसकी? मेटरनिक की। और वहां पर यथास्थितिवाद को स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, है ना। इसी रूप में क्या है, फ्रांस में जो राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं थी, उनको कुचलने की बात की जाएगी। जो आप कॉमन सेंस लगाकर सोचो कि वियना कांग्रेस में आखिर प्रयास क्या होगा। फिर शक्ति संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। क्या था? फ्रांस एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। अब शक्ति संतुलन स्थापित करना है तो फ्रांस को कमजोर करना पड़ेगा, वही किया जाएगा, और प्रशा को मजबूर किया जाएगा। ये कुछ ऐसे प्रोविजन अपनाए जाएंगे वियना कांग्रेस में। यही होती कथा कहानी। फिर आपको अगर भाई वियना कांग्रेस बिठाया जाता, आप कहते हैं कि जो उदारवाद राष्ट्रवाद जैसी विचारधारा है ना, इसको कुचलने की जरूरत है। इसमें पहले जर्मन को तोड़ो, जर्मन को 38 राज्यों में विभाजित किया जाएगा। इटली को तोड़ो। देखो ये जो वियना कांग्रेस में चीजें की गई थी ना, इसी कारण से आगे चल के इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहां से ही जर्मनी को कमजोर किया गया, इटली को कमजोर किया गया, और एक चतुर्गुट संघ बनाया गया वियना कांग्रेस से। चतुर्गुट संघ में क्या किया गया? एक कंसर्ट ऑफ यूरोप बनाया गया, मतलब यूरोप से जुड़ी हुई जितने मामले होंगे या समस्याएं होंगी, उन पर विचार करने के लिए संघ बनाया गया। पहले इस संघ में फ्रांस को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि हम फ्रांस को ही कमजोर कर रहे हैं, तो फ्रांस को क्यों शामिल करेंगे। लेकिन आगे चल के फ्रांस भी शामिल हो जाता है।
तो इस तरीके की व्यवस्थाएं आपकी की जाती हैं वीना कांग्रेस में। वीना कांग्रेस का सीधा कॉन्सेप्ट था कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत स्थापित करो और फ्रांस में जो राष्ट्रवादी उदारवादी जैसी विचारधाराएं पैदा हो रही थी ना, पनप रही थी ना, उसको तोड़ो। उसको तोड़ने में क्या है, जर्मनी को कमजोर करो, इटली को कमजोर करो, है ना, और एक संघ बनाओ जिसके माध्यम से नियंत्रण स्थापित हो सके यूरोपीय व्यवस्था पर। ये सारी चीजें की जाएंगी वीना कांग्रेस के तहत। और यहाँ पर जो प्रभाव दिखेगा सबसे ज्यादा इन कार्यों में किसका दिखेगा, मेटरनिक का दिखेगा, है ना। वीना में बैठ के बातें हो रही थी और उसी समय जो ऑस्ट्रिया का जो शासक था ना, वो था आपका मेटरनिक। मेटरनिक पद्धति के रूप में भी पूछा जाता है सवाल, मेटरनिक पद्धति क्या थी। तो मेटरनिक पद्धति कुछ नहीं थी, यही जो प्रोविजंस थे ना, वो क्या करता था, उसकी व्यक्तिगत विचारधारा समझो, वो क्रांति को क्या मानता था, वो कहता था यह कोई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन नहीं है, जबकि क्या था फिर, है क्या क्रांति, क्रांति जो है गुप्त संगठन और कुछ लोगों का ही षड्यंत्र होता है ये। तो इस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो राज्य के लिए बहुत खतरा हो सकता है। इसीलिए उसने कंसर्न ऑफ यूरोप जैसी संस्था और जर्मनी और इटली का पुनर्गठन किया, है ना, इसको तोड़ने का काम किया। फिर दूसरी तरफ उसने क्या किया, क्षैतिज नियंत्रण भी जरूरी होता है, यानी कि जो पड़ोसी क्षेत्र होते हैं उनकी गतिविधियों पर भी नजर बनाए रखनी बहुत जरूरी होती है। तो इस तरीके से क्या है, सदैव अंकुश लगाने की बात की जाती थी, किसके द्वारा, मेटरनिक के द्वारा। और यही सारे प्रावधान आपको दिखाई देंगे कहां पर, वियना कांग्रेस में दिखाई देंगे, पीछे आप पढ़ चुके हैं। अब वियना कांग्रेस पर यदि सवाल आएगा तो बहुत अच्छी स्थिति में होंगे आप करने की। फिर भाई 1815 में जब वियना कांग्रेस हो गई तो उसके बाद बोला जाता है कि भाई उसके बाद निरंतरता और परिवर्तन दोनों के तत्वों के बीच संघर्ष दिखाई देता है। क्यों, निरंतरता क्या था, निरंतरता यह थी कि देखो राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च व्यवस्था, ये जो पुरानी व्यवस्थाएं थी ये बनी रही। कौन सी, राजतंत्र, कुलीन वर्ग, चर्च व्यवस्था। और नई नई कौन से परिवर्तन के तत्व दिखाई दिए, उसमें एक औद्योगिक क्रांति आपको दिखाई देगी। यहाँ पर मध्य वर्ग का उदय होगा, औद्योगिक श्रमिक वर्ग का उद्भव होगा, जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही थी जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा था। और उदारवाद, उदारवाद के भीतर आप क्या समझते हो, मताधिकार, मुक्त अर्थव्यवस्था, जन संप्रभुता, ये सारे तत्व आते हैं किसके अंतर्गत, उदारवाद और राष्ट्रवाद। ये सारे कौन से थे, ये सारे परिवर्तन के तत्व थे। ये क्या पीछे मौजूद नजर आते हैं, नहीं मौजूद नजर आते हैं, जिसके माध्यम से क्या 1815 के वियना के कांग्रेस के तहत जो व्यवस्था स्थापित की गई थी, क्या इनकी कोई वहां पर मौजूदगी थी, नहीं थी। तो ये सारे परिवर्तन के तत्व थे, है ना, ये समय के साथ ये सारी चीजें स्वाभाविक रूप से होनी थी। कौन सी, उदारवाद हो, राष्ट्रवाद हो, जनसंख्या वृद्धि हो, औद्योगिक क्रांति हो। अब बात आती है कि वियना कांग्रेस आखिर विफल क्यों हुई। भाई वियना कांग्रेस जैसी व्यवस्था की गई मेटरनिक पद्धति के भीतर रह करके, और विफल क्यों हो गई, विफल इसलिए हो गई, सीधा बताना है आपको। ये एक परिवर्तन का दौर है, उसमें आप पुरातन व्यवस्था अगर बहाल करने की कोशिश करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि विफल तो हो ही जाएगी। तो इसी कारण विफलता देखी भी गई। उसमें आपको घटनाक्रम बता देना है। 15 में थी वियना कांग्रेस, 15 के बाद जब घटनाक्रम आपको बताना है तो 20 की आपको बतानी है, 20 के दशक में जो विद्रोह हुए, फिर आपको 30 की क्रांति की चर्चा कर देनी है, फिर आपको 48 की क्रांति की चर्चा कर देनी है। यही 3 क्रांतियों में चर्चा करनी है और 3 घटनाएं बतानी है, इसमें कौन कौन से घटनाक्रम हुए जिसके कारण बोला जाता है कि वियना कांग्रेस की विफलता लगातार देखी गई, है ना। तो एक सीक्वेंस में ही सदैव लिखने की कोशिश किया करिए। वियना कांग्रेस पर आएगा तो 20 में बताना है कि यार देखो साइमन जो बोलीवर था, जब आप अमेरिका पढ़ते हो ना, नॉर्थ अमेरिका, उसके साथ में दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में क्या हुआ, साइमन बोलीवर के नेतृत्व में जब लैटिन अमेरिका में विद्रोह हुआ। अब लैटिन अमेरिका में जब विद्रोह होता है तो यहां से बात की जाती है कंसर्ट ऑफ यूरोप द्वारा सेना भेजने की बात की जाती है, लेकिन मुनरो की चेतावनी मिल जाती है, कहां से, वहीं से ही लैटिन अमेरिका से, सॉरी, लैटिन अमेरिका के क्षेत्र से मुनरो की चेतावनी मिलती है और कंसर्ट ऑफ यूरोप को फिर नहीं भेजा जाता, यहां से सेना नहीं भेजी जाती है। यहां से क्या होता है, कंसर्ट ऑफ यूरोप की आपको क्या दिख जाती है, कमी दिखाई दे जाती है। और यह कमी ही क्या करती है, यह लोगों में और विश्वास पैदा कर सकती है, किस बात का, कि कंसर्ट ऑफ यूरोप काफी कमजोर है और हम आगे क्रांति वगैरह जैसी घटनाएं कर करके, क्रांति वगैरह करके, विरोध कर करके क्या कर सकते हैं, वियना कांग्रेस को विफल कर सकते हैं। लोगों में एक विश्वास पैदा हो जाएगा यहाँ से, है ना, लोगों का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो 20 के दशक का विद्रोह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर 30 की क्रांति, आखिर 30 में क्या क्या घटनाएं हुई। चार्ल्स दसम के द्वारा क्या हुआ, फ्रांस में क्या हो रहा था, छात्रों, बुद्धिजीवियों और श्रमिकों का यहाँ पर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा निरंतरता के जो तत्व हैं उनको ज्यादा तेज गति से स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। अब यार पुरातन व्यवस्था अगर स्थापित करने की तुम कोशिश करोगे, राजतंत्रात्मक पद्धति स्थापित करने की कोशिश करोगे, तो छात्र, बुद्धिजीवी और श्रमिक, इनके द्वारा विरोध का सामना करना पड़ेगा। और विरोध के चलते ही लुईस फिलिप की नई सरकार बनती है, नया राजतंत्र स्थापित होता है। थोड़ा सा उदारवादी राजतंत्र दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हालांकि देखा जाए तो चार्ल्स दसम से इसने काफी हद तक थोड़ा सा कोशिश की कि उतनी 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 गति से निरंतरता के तत्वों को स्थापित ना किया जाए। तो चलो पहले यहाँ पर फ्रांस में विद्रोह प्रारंभ हुआ, फ्रांस में इस क्रांति की शुरुआत देखी गई। और फ्रांस के बाद यही देखा जाता है कि फ्रांस में जैसे ही घटनाएं कुछ होती है उसके बाद यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस संदर्भ में ही मेटरनिक बोलता था कि जब भी फ्रांस को छींक आती है पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। अब फ्रांस को छींक क्या आई, फ्रांस को छींक यही आती चार्ल्स दसम का जो विद्रोह किया गया। फिर इसी आधार पर इटली में क्या हुआ, मेजनी के अधीन कई राष्ट्रवादी आंदोलन हुए और जर्मनी में राष्ट्रवादी आंदोलन देखने को मिलता है। और ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में संसदीय सुधार कानून देखने को मिलता है। ये सारी घटनाएं यूरोप के अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। शुरुआत कहां से होती है, फ्रांस से होती है। और मेटरनिक का स्टेटमेंट अगर आपको अब समझ में आ गया होगा, इन घटनाक्रम को देखते हुए मेटरनिक का स्टेटमेंट आ गया होगा। और वियना कांग्रेस की विफलता देख रहे हैं तो 30 की क्रांति के संदर्भ में जो घटनाएं हम समझ लेंगे फ्रांस की क्रांति से, फ्रांस की घटनाओं से रिलेट करते हुए। भाई
इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद हमें देखना है 48 में क्या होता है। अब जब फिलिप का शासन हो चुका था, फिलिप के अधीन राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन फिलिप के शासन से भी जनता संतुष्ट नहीं थी। तो अब गणतंत्रवादी, बोनापार्ट वाली और राजतंत्रवादी तीनों क्वालिटीज रखता था कौन, नेपोलियन तृतीय। और नेपोलियन तृतीय के अधीन पुनः राजतंत्र को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब देखो नेपोलियन तृतीय के अंतर्गत पूछा जाए कि भाई पुनः राजतंत्र क्यों पुनर्स्थापित किया गया, आपसे भी पूछा जा सकता है ना। फ्रांस एक तरफ जहां क्रांति की बात कर रहा था, जहां लगातार उदारवाद, राष्ट्रवाद जैसी भावनाओं की बात कर रहा था, एक बार दोबारा से पुनर्राजतंत्र की ओर क्यों स्थापित हुआ, तो यहाँ बताना है क्यों, आखिर उसका रीजन क्या था। उसका रीजन यह था, यहाँ पर क्या था, समाजवादी विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लुई ब्ला के नेतृत्व में यहाँ पर समाजवादी विचारधारा का प्रसार हो रहा था। इसलिए मध्य वर्ग ने सोचा, यार अगर समाजवादी विचारधारा का प्रसार होगा तो मध्य वर्ग में स्थित है ज्यादातर वर्ग कौन सा, आपका व्यापारी वर्ग। और व्यापारी वर्ग क्या है, पूंजीपति वर्ग के करीब होता है। या कभी चाहेगा क्या समाजवादी विचारधारा का प्रभाव हो हमारे यहाँ, नहीं चाहेगा। इसलिए यह कहेगा यार नेपोलियन तृतीय को समर्थन दे दो, कम से कम यह समाजवादी विचारधारा से तो काफी ज्यादा हम यहाँ पर सुरक्षित महसूस करेंगे, है ना, हमारे संसाधन तो बचे रहेंगे। इसलिए मध्य वर्ग डरा हुआ था, उसने नेपोलियन तृतीय को समर्थन दिया। और समर्थन देने के कारण ही क्या होता है, नेपोलियन तृतीय का उद्भव होता है, एक राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था होती है उसका दोबारा से पुनर्स्थापना होती है ना। अब बोला जाता है 1848 की क्रांति विफल कैसे हो गई। देखो कोई तुरंत बदलाव तो हो नहीं पाया, मध्य वर्ग क्या हो गया, यहाँ पे बाहर हो गया। देखो समझना, यहाँ पर 48 की जैसे क्रांति होती है, नेपोलियन तृतीय आपका आ जाता है, उसकी पुनः एक नए राजतंत्र की स्थापना हो जाती है। मध्य वर्ग अपने आप को सेफ महसूस करेगा क्योंकि समाजवादी विचारधारा को उसने बाहर कर दिया। मध्य वर्ग अब यहाँ से बाहर हो जाएगा। जो क्रांति की जा रही थी, 48 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, ऐसा लग रहा था कि बड़े स्तर पर कोई व्यापक बदलाव आएगा, तो ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। क्यों, यहाँ आपको बताया गया था 3 प्रश्न तो सुलझ गए। एक मध्य वर्ग वाला प्रश्न सुलझ गया, क्योंकि सुलझ गया कैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई समाजवादी विचारधारा का उद्भव तो हुआ नहीं। दूसरा, कृषक वर्ग बाहर हो गया क्योंकि सामंतवाद की व्यवस्था का अंत हो गया, अब कृषक भी अपने आप को बाहर कर लेगा। तीसरा आ जाता है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग यहाँ पर अकेला पड़ जाता है। अब बात की जाती है यही श्रमिक वर्ग जब यहाँ से कौन, रूस सीखेगा, देखेगा कि भाई श्रमिक वर्ग का साथ नहीं देते हैं ये लोग, इसलिए श्रमिकों को स्वयं विद्रोह करना पड़ेगा और बिना इनके किसी की सहयोग के। तो श्रमिक वर्ग यहाँ पर अकेला पड़ जाता है, यहीं से रूस सीखता है। फिर रूस की क्रांति को हम समझ सकते हैं यहाँ से आधार बना करके। अब आपको फ्रांस की क्रांति में बहुत क्लियर तरीके से सारी चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझा दी गई होंगी। और 1848 की क्रांति का महत्व आपको समझना है तो इटली जर्मनी के लोगों के द्वारा क्या हुआ, सबक लिया गया और उन्होंने बोला हम सैन्यवाद के आधार पर व राजतंत्र के सहयोग बल पर क्या करेंगे, एकीकरण का प्रयास करेंगे। और किया भी गया आगे। और समाजवाद को भी यहाँ से सबक मिलती है ना, जब श्रमिकों को देखा तो 2 रूप में 48 की क्रांति महत्वपूर्ण हो जाती है। फ्रांस की क्रांति में जो 1848 की जो क्रांति होती है, यहाँ से 2 रूपों में इसका महत्व समझ में आता है। और 2 रूपों में आपको दिखाना है तो इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में दिखाइए और समाजवाद के संदर्भ में दिखाइए। यहाँ से जुड़ा हुआ क्या प्रश्न है, अब कौन सा टॉपिक रह गया, अब आ गया आपका इटली और जर्मनी का एकीकरण। देखो 3 महत्वपूर्ण हमने टॉपिक्स देख लिए और 3 में क्या हमने मतलब ये समझिए कि 2 जो देखे हैं, इटली फ्रांस की क्रांति देखी है और अमेरिका की क्रांति देखी है, और वीना कांग्रेस के बारे में हमने पढ़ा अच्छे से। और यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कम से कम 6 से 7 टॉपिक्स से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं यहाँ पर जो बताया गया अभी तक। और इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि 16वीं से 18वीं तक पूछेगा क्या, यही घटनाएं तो पूछेगा। और कहानी की तरह अगर घटनाएं आपको याद हैं तो फिर आप बनाने में, आप अपना उत्तर लिखने में बिल्कुल दुविधा नहीं महसूस करोगे। अब इटली और जर्मनी के एकीकरण की बात आती है, आपको पृष्ठभूमि पीछे बना दी गई कि भाई इटली और एकीकरण के तत्व तो कहाँ से मजबूत होते हैं। 48 की जब क्रांति होती है तो यहीं से क्या देखा जाता है कि उदारवाद जैसी व्यवस्था को नहीं अपनाना है, हमें क्या करना है, सैन्य ताकतों से और अन्य ताकत सैन्य माध्यम से या कैसे राजतंत्र के सहयोग के बल पर ही हम क्या करेंगे, एकीकरण करेंगे। जैसा आपको देखो जर्मनी के संदर्भ, इटली के संदर्भ में और जर्मनी के संदर्भ में दोनों जगह दिखाई देगा। अभी एकीकरण समझोगे तो समझ आ जाएगा। अब बात आती है कि इसके पीछे की कौन सी घटनाएं थी जो जिम्मेदार थी इसके एकीकरण के लिए। इटली देखो यार बोलेगा कि हम एकीकृत पहले से ही रोमन साम्राज्य के रूप में थे, हमारे यहाँ पुनर्जागरण हुआ है। वही जर्मनी बोलेगा हमारे यहाँ भी पवित्र रोमन साम्राज्य रहा था, प्रोटेस्टेंट आंदोलन हुआ है। ये आपको पढ़ना नहीं है, केवल कोट कर देना है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है ये चीजें, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इटली में आपका एकीकृत रोमन साम्राज्य रहता था और पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से, वो भी इटली से हुई थी, है ना, पोप के एरिया से। ठीक है, तो अब जर्मनी में आपको बताना है तो बताना भाई पवित्र रोमन साम्राज्य कहाँ था, आपका जर्मन क्षेत्र में ही था। और प्रोटेस्टेंट आंदोलन कहाँ हुआ, वो भी जर्मन में हुआ। फिर आपको वेस्टफेलिया के पीछे वेस्टफेलिया संधि बतानी है, यहाँ से राष्ट्रीय राज प्रणाली का जो उद्भव हुआ था, है ना, इस तरीके से बताना है कि इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए दोबारा। और फ्रांस की क्रांति से आपको बताया गया था, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी इसके माध्यम से क्या हुआ था, इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था। लेकिन वीना के बाद से इनको तोड़ने की कोशिश की गई थी। वही वीना कांग्रेस की क्या है, जब यहाँ पे तोड़ा गया जर्मनी को और इटली को और शक्ति संतुलन को स्थापित किया गया है ना, और शक्ति संतुलन को स्थापित करने के संदर्भ में ही इटली और जर्मनी के लोग हताहत होते हैं। और वही प्रतिक्रिया के रूप में आपको इटली और जर्मनी का एकीकरण दिखाई देगा। कहानी समझ रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, पीछे की घटनाएं पता होंगी तभी कनेक्ट कर पाओगे। और फिर क्रीमिया का युद्ध भी आप बता सकते हो, ऑटोमन ब्रिटेन और इनका एक गुट बन जाता है जो रूस के विरुद्ध होता है और रूस यहाँ पे पराजित होता है ना। और ऑस्ट्रेलिया रूस की एक धुरी ऑस्ट्रेलिया रूस में दूरी जो होती है बढ़ जाती है, कैसे,
देखो यहाँ रूस के संदर्भ में आप देख रहे हो ना, ऑटोमन साम्राज्य ऑस्ट्रिया ना चाहते हुए भी क्या करता है, इनका समर्थन करता है ना, रूस को सहयोग नहीं देता है क्रीमिया युद्ध के मामले में। तो ऑस्ट्रेलिया और रूस के बीच में जब दूरी बढ़ेगी तो आपको ये पता होना चाहिए वियना कांग्रेस में प्रभाव किसका था, मेटरनिक पद्धति पर, ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया जब यहाँ से कमजोर होगा तो इटली और एकीकरण की गति क्या होगी, तेज होगी। अब इसी गति को ही देखा जाता है, पीडमॉन्ट और सार्डिनिया के नेतृत्व में आपका इटली का एकीकरण दिखेगा और प्रसा के नेतृत्व में आपका जर्मनी का एकीकरण दिखेगा। देखो यहीं से ही एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और 1870 तक जाके पूरा एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो अब एकीकरण के बीच की पीछे की पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई होगी और पृष्ठभूमि एक एक कहानी से रिलेट करते हुए आपको समझाई गई है। पीछे आपने पूरा अगर सुना होगा ढंग से तो आपको बहुत अच्छे से कम क्लियर हो गया होगा कि हाँ यार एकीकरण किस संदर्भ में आगे बढ़ता है, क्यों होता है एकीकरण। अब इटली के सामने क्या क्या, एक एक को समझ लेते हैं। इटली के सामने पहले देखो कि क्या क्या बाधाएं थी, फिर जर्मनी के सामने बाधाएं देखो, फिर देखो कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, बस कंप्लीट। देखो इटली के सामने क्या बाधाएं नजर आएंगी। इटली देखो यार 7 राज्यों में स्वतंत्र शासक थे यहाँ पर। तो अब 7 राज्यों में जहां स्वतंत्र शासक होंगे, भारत का एकीकरण समझो ना यार, भारत के एकीकरण में इतनी बाधाएं जिस तरीके से हुई ना, वैसे इटली के एकीकरण में होंगी। इतने राज्यों में विभाजित होगा, सब अपनी अपनी मांग रखेंगे। अब सबकी मांगों को तो स्वीकार किया नहीं जा सकता, इसलिए इटली का एकीकरण करना एक बड़ी बाधा थी। फिर आर्थिक विभाजन भी बहुत टफ था, क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में है ना समरूपता नहीं थी, आर्थिक आधार पर दोनों अलग अलग थे, अलग अलग नीतियां लागू हो रही थी। तो अब दोनों का आर्थिक आधार पर विभाजन करना भी आसान नहीं था, यह भी चुनौतीपूर्ण था। तीसरा एक ऑस्ट्रिया वाला एंगल है ना, ऑस्ट्रिया कतई नहीं चाहता था ना कि इटली का एकीकरण हो, जो स्थिति है यथास्थिति बनी रहे, ऑस्ट्रेलिया सदैव इसके पक्ष में था। और चौथी आप जानते हो चुनौती इटली के भीतर ही मौजूद थी, पोप की स्थिति। पोप क्या कभी चाहेगा कि इटली का एकीकरण हो जाए, उसकी जो सर्वसत्ता बनी हुई थी वो समाप्त हो जाएगी। फिर एकीकरण के स्वरूप पर मतभेद था। स्वरूप पर मतभेद किस कारण से था, देखो मेजनी जो थे, मेजनी के समय जब 1830 की जब क्रांति होती है, वहां मेजनी के समय जो राष्ट्रवादी आंदोलन होता है वो क्या करते हैं, गणतंत्रवादी होते हैं, मानी कि गणतंत्रात्मक विधि से चाहते हैं कि इटली का एकीकरण हो। वही पीडमॉन्ट सार्डिनिया का जो राजा होता है वो उसके अधीन एकीकरण की बात करेगा। तो यहाँ पर किसी राजतंत्र के अधीन एकीकरण की बात होगी, एक गणतंत्रवादी विचारधारा का समर्थक, एक राजतंत्र के विरुद्ध, तीसरा जो समूह था वो पोप के अधीन चाहता था एकीकरण हो। तो 3 वर्ग थे, 3 स्वरूपों पर मतभेद नजर आएगा इटली में। अब इटली के एकीकरण पर बहुत क्लियर ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। अगर इटली आप पढ़ोगे तो आप अच्छे से बता दोगे इटली एकीकरण में क्या चुनौतियां थी, और इन चुनौतियों का ही तो समाधान साधा साधा जाएगा, तभी इटली का एकीकरण हो जाएगा। और जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं बतानी होंगी तो बताओगे भाई यहाँ जैसे वहां 7 राज्यों में, जैसे 39 राज्यों में एक बड़ा भूगोल के रूप में यहाँ भी विभाजित था। ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी कभी नहीं चाहता था भाई एकीकरण हो, यथास्थिति बनी रहे। और यूरोपीय शक्ति संतुलन के लिए जर्मनी का विभाजन बहुत जरूरी रखा गया था। भाई जर्मनी का अगर विभाजन होगा, रखा बना रहेगा, तभी यूरोपीय शक्ति संतुलन स्थापित हो सकता है, अन्यथा जर्मनी एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। आज ही देख लो आप जर्मनी का औद्योगिकरण कितनी तीव्र गति से हुआ है ना, एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर आया है जर्मनी ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में। चलो ये तो हमने बाधाएं देख ली। अब इटली के एकीकरण में अगर आपको प्रयास लिखने हैं तो आप अपने दिमाग में पहले फ्रेम बनाइए कि 3 व्यक्तियों का योगदान हमें याद रखना है, जब भी लिखना है 3 व्यक्तियों की भूमिका बतानी है। कौन कौन सी, एक आपको मेजनी की बतानी है ना, फिर आपको काउंट काबूर की बतानी है, फिर गैरिबाल्डी की। बस 3 व्यक्तियों को आपको ध्यान रखना है, इन्हीं तीनों की भूमिका आपको बतानी है, इटली का एकीकरण समाप्त कर देना है। देखो मेजनी की जब भूमिका बताओगे, 1830 का आपको पीछे बताया ना जब क्रांति हो रही थी, तो मेजनी के द्वारा लगातार यह बात की गई कि हम गणतंत्रात्मक व्यवस्था के साथ क्या करेंगे, इटली का एकीकरण करेंगे। पहली प्राथमिकता इनकी थी गणतंत्र, दूसरी थी एकीकरण, मतलब हम गणतंत्र से समझौता नहीं करेंगे, साधन इनका गणतंत्र था, साध्य था एकीकरण, ऐसे समझना है ना। फिर इन्होंने गुप्त संगठन के लिए यंग इटली की स्थापना की, आप पढ़ते होंगे यंग इटली की स्थापना जो की गई, गुप्त संगठनों वगैरह के लिए यंग इटली हुई। यह जगह समय समय पर क्या होते थे, गुप्त रूप से संगठन बनाते थे और इटली के एकीकरण के लिए योजनाएं बनाते थे। फिर देखो यह क्रांति में 1830 की क्रांति में सक्रिय भी रहते हैं, लेकिन इनकी योजना क्या होती है, विफल हो जाती है। केवल मात्र गणतंत्रात्मक रूप से उस समय आसान नहीं था इटली का एकीकरण कर पाना, इसलिए इनको देश छोड़कर भागना पड़ता है। तो मेजनी के हालांकि प्रयासों को निरर्थक नहीं मान सकते हैं। मेजनी ने जो अपने स्तर पर प्रयास किए, इन्होंने इनकी सफलता देखी जाए तो इस स्तर पर है कि लोगों में जागरूकता है ना, लोगों में इटली के एकीकरण को लेकर जागरूकता जो फैलाई ना, उसमें बड़े स्तर पर प्रयास किया गया। इनके ही आगे आपको दिखेंगे जो गैरिबाल्डी है ना, इनके शिष्य ही होते हैं, बस अंतर क्या है उनमें अभी आगे समझ में आ जाएगा। फिर जब काउंट कैबूर क्या होता है, जो इमैनुएल द्वितीय के प्रधानमंत्री रहते हैं, आपने पढ़ा ना पीडमॉन्ट सार्डिनिया के अधीन जो चाहते थे राजतंत्र का विस्तार हो और इटली का पूरा एकीकरण हो जाए। तो इसके अधीन क्या हुआ, जब काउंट कैबूर के अधीन शुरुआत में लैम्बोर्डी और वेनेशिया, आप जब इटली का मैप देखोगे ना तो मैप में समझ में आएगा। देखो मैप जो बना हुआ है आपको थोड़ा बेसिक से बता दे रहे हैं, जो आपका मध्य में यहाँ पर पीडमॉन्ट और सार्डिनिया, यहाँ पर सॉरी पीडमॉन्ट और सार्डिनिया मौजूद है। तो इसके माध्यम से क्या हुआ, इस क्षेत्र का विस्तार कर लिया गया, ठीक कहां तक, लंबार्डी वेनेशिया, यहां तक विस्तार कर लिया गया। अब हुआ कि भाई उत्तर में तो हमने क्या किया है कि पीडमॉन्ट सार्डिनिया के अधीन अपने इटली का एकीकरण कर लिया है। अब बचा दक्षिण का क्षेत्र, यहाँ पर जो दक्षिण का क्षेत्र मौजूद था, यहाँ पर सिसिली नेपल्स ये द्वीप मौजूद थे, इनका एकीकरण कैसे किया जाए। तो यहाँ पर सामने कौन खड़े हुए थे, गैरिबाल्डी खड़े हुए थे। गैरिबाल्डी ने कहा कि भाई हम राजतंत्र के अधीन तो करने नहीं वाले, क्योंकि इनका भी क्या था, शिष्य किसके थे, मेजनी के, ये चाहते थे गणतांत्रिक रूप से हो, लेकिन
अच्छी बात यह है काउंट काबूर जो है गैरिबाल्डी को समझाने में सफल हुए और इन्होंने पहली प्राथमिकता किसको रखी, एकीकरण को, क्योंकि यह उतना अड़ियल रवैया नहीं अपनाए हुए थे कि हम गणतंत्र के माध्यम से ही क्या करेंगे, इटली का एकीकरण करेंगे। तो इन्होंने पहली प्राथमिकता दी एकीकरण को और दूसरी थी गणतंत्र को। इस कारण से इन्होंने भी स्वीकार किया पीडमॉन्ट सर्डिनिया के अधीन किसको, इटली के एकीकरण। तो तभी जाकर के क्या हो पाया था, तभी जाकर के इटली का एकीकरण पूरा हो पाया था। आगे इमैनुअल द्वितीय के नेतृत्व में ही नेपल्स और सिसिली का भी विलय हो गया। तो अब देख रहे हैं उत्तर के साथ साथ दक्षिण के क्षेत्रों में भी विलय हो गया और आज का जो इटली दिखाई देता है वह इस रूप में ही दिखाई देता है, इसी रूप में इटली का एकीकरण होता है। तो अब क्लियर ढंग से बहुत बढ़िया से तीन कहानी के रूप में मेजनी का आपको भूमिका बतानी है, फिर आपको बताना है काउंट काबूर ने किस तरीके से पीडमॉन्ट सर्डिनिया में के अधीन जो है विस्तार किया, और फिर कैसे गैरिबाल्डी को समझाया गया है ना। गैरिबाल्डी एक सिपाही होता था, सैनिक था और वफादार सैनिक हुआ करता था इटली के लिए, जो एक तरीके से समझिए जान दे देता था, जान दे सकता था अपनी। तो गैरिबाल्डी को समझाया, फिर गैरिबाल्डी के अधीन ही इन्होंने पूरा कैसे इटली का एकीकरण कंप्लीट किया। अब इटली का एकीकरण ऐसे कथा कहानी के रूप में समझो ना तो आप आसानी से लिख पाओगे, याद थोड़ी करना है इसमें कुछ। जर्मनी का एकीकरण ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जर्मनी का एकीकरण भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ केवल एक व्यक्ति की आपको भूमिका दिखाई देगी, किसकी, बिस्मार्क की। अब देखो पहले समझना है यहाँ पर इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से थे। एक तो वैचारिक और सांस्कृतिक कारक, क्या नेपोलियन के विरुद्ध क्या है, युद्ध में राज्यों को मिलकर भागीदारी, उसके प्रेरक कौन से थे, जर्मन चिंतक जो थे आपके। देखो जर्मन चिंतक जो थे ये आग में घी डालने का कार्य करते थे। यहीं पर आपके मौजूद थे हीगल, यह राष्ट्र को एक दैवी विचार के रूप में देते हैं, है ना। राष्ट्र जब आपके लिए एक दैवी विचार हो जाएगा तो राष्ट्र के लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाओगे ना। तो यहाँ के लोगों में उत्साह भरने का काम किसने किया, यहाँ के चिंतकों ने किया। तो आप बताओगे यहाँ की वैचारिक और सांस्कृतिक जो कारक था ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नेपोलियन के विरुद्ध जब जर्मनी की जनता को खड़े करने में, है ना। पहला आपने ये कारण बताया। दूसरा आपने बताया आर्थिक और भौतिक कारक, क्या, लोहा एवं कोयले की नीति। देखो लोहा और कोयले की नीति क्या थी, इसके माध्यम से देखो रेलवे ने क्या काम किया, रेलवे ने भौगोलिक एकीकरण का काम किया। और प्रशा के अधीन आप जानते हो, प्रशा के अधीन ही क्या हुआ है, इटली का जर्मनी का एकीकरण हुआ है। प्रशा में औद्योगिक सफलता भी किस कारण से हो पाई, लोहे और कोयले की नीति के कारण। तो आपको तीन प्रमुख कारण बताने, एक तो वैचारिक बताना ही बताना है, दूसरा आर्थिक भौतिक कारण बताना है, आर्थिक भौतिक में लोहे और कोयले की भूमिका बतानी है। लोहे कोयले की भूमिका में आपको रेलवे का महत्व बताना है, प्रशा का बताना है कि प्रशा में जो औद्योगिक सफलता हुई ना इस कारण से क्या हो पाया, जर्मनी का एकीकरण और मजबूत हो पाया। और जर्मन पूंजीपति वर्सेस ब्रिटेन पूंजीपति के रूप में देखना है, जर्मन साम्राज्य का स्वप्न देख रहे थे, जैसे वहां पर खड़े हो गए थे ना अमेरिका क्रांति में अमेरिकन पूंजीपति और ब्रिटेन के पूंजीपति, उसी तरीके से यहाँ पर भी खड़े हो गए थे जर्मन पूंजीपति जो जर्मन साम्राज्य का स्वप्न देख रहे थे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क ने क्या है, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इसके तहत क्या किया, इन्होंने प्रशा की सेना का पुनर्गठन किया और दो युद्ध लड़े, दो फ्रंट पर युद्ध लड़े। जैसे आपका जो जर्मनी का क्षेत्र है ना वहां पर जो उत्तरी जर्मनी का क्षेत्र है और जो दक्षिणी जर्मनी का क्षेत्र है, देखो दक्षिणी जर्मनी के क्षेत्र क्या है आपका, वहां पर फ्रांस से टकराहट थी। जो उत्तरी जर्मनी का क्षेत्र है यहाँ पर आपकी ऑस्ट्रिया से टकराहट थी। अब देखो कैसे बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति दिखाई, बढ़िया कूटनीति का परिचय देखना है तो दो युद्ध आपको जरूर कोट करने हैं जब भी आप जर्मनी के एकीकरण पर लिखिएगा। एक सेडोवा का युद्ध, दूसरा सेडान का युद्ध। सेडोवा के युद्ध में क्या करता है, वो फ्रांस को निष्पक्ष रखता है, फ्रांस से कहता है तुम थोड़ा शांत रहो, हम थोड़ा ऑस्ट्रिया से निपट लें। तो यहाँ पर पहले ऑस्ट्रिया को पराजित करेगा किसके माध्यम से, सेडोवा के युद्ध से। फिर कहेगा चलो ठीक है तुमको निपटा दिया, अब हम देख लेते हैं फ्रांस को। अब जो सेडान का युद्ध होगा यहाँ पर कहेगा फ्रांस को पराजित करेगा। देखो उसने एक तरीके से एक साथ दोनों फ्रंट पर नहीं लड़ाई लड़ी, पहले उसने उत्तर के फ्रंट पर लड़ाई लड़ी फिर दक्षिण के फ्रंट पर। इसी आधार पर जानते हो भारत का बिस्मार्क किसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि भारत के संदर्भ में एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और बिस्मार्क का महत्व आप समझ में आ रहा है कि क्यों भारत का बिस्मार्क बोलते हैं, क्योंकि बिस्मार्क का महत्व आपको समझना है तो ये दो युद्ध आपको जरूर समझने चाहिए, सेडोवा का युद्ध और सेडान का युद्ध। इसके आधार पर इन्होंने किस तरीके से उत्तरी के फ्रंट पर ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया, दक्षिण के फ्रंट पर फ्रांस को बाहर कर दिया, और जर्मनी और इटली का एकीकरण यहाँ से आपका कंप्लीट होता है। आपको बेहतरीन ढंग से अब शायद कथा कहानी करके और बहुत आसान विधि में और रोचक भी थोड़ा लगा होगा, क्योंकि ये वर्ड हिस्ट्री जैसी चीजें बोरिंग नहीं होती हैं, बहुत बेहतरीन घटनाएं होती हैं, घटनाक्रम बहुत अच्छे होते हैं, समझना बहुत आसान होता है, लिखना भी इसलिए बहुत आसान होता है। लेकिन अब लिख पाने की स्थिति में होंगे क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स भी दिए जा रहे हैं, इन शॉर्ट सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम पे देख लेना, आप यहाँ से टेलीग्राम की लिंक दी होगी, कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा टेलीग्राम लिंक को, वहां से आप टेलीग्राम जुड़ जाइएगा और वहां से पीडीएफ ले लीजिए। और इस वीडियोज को बढ़िया से एक दो बार देख कर जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन अगर 3 से 4 रहते हैं तो बड़ी भूमिका निभाएंगे। अब इटली एकीकरण के स्वरूप हो सकता है अंतर पूछ ले, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा को कोई भरोसा नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही बना रही दोनों के स्वरूपों में किस तरीके से अंतर था। तो इटली और अगर जर्मनी आपने समझा है तो स्वरूप लिखने में अंतर थोड़ी होगी, ज्यादा दिक्कत थोड़ी होगी। तो गणतंत्रवादियों का की भूमिका रहती है इटली में, है सैनिक उपकरण यहाँ पर अंतिम विकल्प के रूप में लिया जाता है। और यहाँ पर जबकि जर्मनी में आप देख रहे हो क्या है, सैन्यवादी प्रवृत्ति दिखाई देगी, है ना। बिस्मार्क के स्तर पर देखो ना, दो युद्ध लड़ रहा है वो, और सैनिक उपकरण पहले विकल्प के रूप में रहेंगे। और इटली में क्या है देखो, मेजनी गणतंत्रवादियों की बात करेंगे,
है ना। गरिबाल्डी गणतंत्रवाद की बात करेंगे, भले ही राजतंत्र के अधीन वहां पर मिलती है, पीडमांड और सोर्डिया के अधीन, लेकिन आप समझ तो रहे हो ना गणतंत्रवादियों की वहां पर भूमिका नजर आती है। और यहाँ पर यूरोपीय शक्ति पर निर्भरता, और यहाँ यहाँ ये जो आपका जर्मनी है यूरोपीय शक्ति से निष्पक्ष होकर कार्य करेगा। और काबूर का व्यक्तित्व, मेजनी और गरिबाल्डी, इनके भी संतुलन। यहाँ बिस्मार्क के व्यक्तित्व पर कोई अंकुश नहीं था। क्यों? क्योंकि इकलौता था व्यक्तित्व के रूप में देखा जाए एकीकरण के संदर्भ में जो नीति इसने लागू की, वो जैसे मान लीजिए सैनिक साम्यवादी प्रवृत्ति से यह युद्ध करके जर्मनी का एकीकरण कर रहा था, तो इस पर किसी तरीके का अंकुश नहीं था। और वहां पर क्या था, एक वर्ग चाहता था गणतंत्रवादी विधि से, एक चाहता था राजतंत्रात्मक विधि से। तो इस तरीके से दोनों में जो अंतर दिखाई दे रहा है ना, वो पीछे आपको स्पष्ट रूप से अगर आपने समझा है तो आप अंतर लिखने में कोई दुविधा नहीं महसूस करोगे। तो देखो पहला पार्ट हमने आपके साथ कंप्लीट कर लिया है, जिस हिसाब से कहा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ घटनाएं जो महत्वपूर्ण 16 से 18वीं तक की जर्मनी के एकीकरण तक की इस वीडियो में कंप्लीट कराई जाएंगी, करा दी गई हैं। अब जो दूसरा पार्ट आएगा, बची हुई जो घटनाएं है ना, औद्योगिक क्रांति हो गया जैसे आपका, है ना, पहला विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, इसके पहले नाजीवाद, फांसीवाद, ये महत्वपूर्ण टॉपिक और आपके इंपॉर्टेंट बच जाते हैं, ये आपके सेकंड पार्ट में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। फिर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की टेंशन लेनी खत्म और मोस्टली हो गई आपकी चीजें कवर। अब आप जाइए एक हफ्ते तक बढ़िया से सारे वीडियोस देखिए, बार बार रिवीजन करिए और मेंस में बेहतरीन रिजल्ट दीजिएगा, है ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद।